सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर एसपी गोस्वामी। मित्रों, आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी परीक्षा को कैसे क्लियर करें, कैसे इसको अपन क्रैक करें, उसके संदर्भ में आज अपन बात करने जा रहे हैं। मित्रों, भावी व्याख्याता जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे पहले एक रणनीति ही एक ऐसा सफलता का मापदंड है जो कि प्रत्येक परीक्षा में आपको क्लियर करा सकता है। आप सभी छात्र ये निर्धारित कर लें कि मुझे ज्योग्राफी से स्कूल व्याख्याता बनना है। व्याख्याता बनने के लिए पहले जो निर्धारित आपकी योग्यताएं हैं उसका मापदंड आप स्वयं कर लें। आप एमए या एमएससी बीएड होना चाहिए या एमएससी फाइनल अध्ययनरत छात्र भी इस परीक्षा में बैठ सकता है या बीएड फाइनल वाला विद्यार्थी भी इस परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन संबंधित विषय में आपका पीजी होना बहुत जरूरी है, पीजी अनिवार्य है। और उसके बाद में एक प्लानिंग हो, एक रणनीति हो। यदि एक रणनीति है तो निश्चित रूप से इस युद्ध को आप जीत सकते हैं। ये एक युद्ध है पूरे राजस्थान के भावी व्याख्याताओं के लिए। लाखों लड़के इसमें प्रतिस्पर्धी के रूप में बैठते हैं, लेकिन सभी का चयन नहीं हो पाता। उनका चयन नहीं होने का एक ही कारण है कि उनकी प्लानिंग नहीं होती है, उनकी एक रणनीति नहीं होती है, एक व्यवस्थित रणनीति होनी चाहिए। आइए दोस्तों, आज अपन इसी पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। आप सब ध्यान से देखिए। मैंने सबसे पहले लिखा है हाउ टू क्रैक आरपीएससी स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी एग्जाम स्ट्रेटजी। जैसा कि राज्य सरकार के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी हाल ही लगभग 6000 पद व्याख्याता के विज्ञापित करने का आश्वासन दिया है और अति शीघ्र ये पद विज्ञापित होने वाले हैं। लेकिन विज्ञापन आने से पहले, परीक्षा होने से पहले आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। एक तैयारी के लिए, युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए एक बड़े जोश और जुनून के साथ आप इस पर पहले से तैयार हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें देखिए, मैं जो सबसे पहले इससे एक रणनीति का जो मैं अहम जो पार्ट मानता हूं वो मानता हूं पाठ्यक्रम को, सिलेबस को लेकर के मानता हूं कि जिस विषय की आप तैयारी करने जा रहे हो उसका सिलेबस आपके पकड़ में है या नहीं है, या आपको उस सिलेबस की जानकारी है या नहीं है। ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में, इस सिलेबस में आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कौन कौन से कंटेंट लिए हैं, वो कंटेंट आपके दिमाग में, दिल और दिमाग में हमेशा होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि आपका जो अध्ययन कक्ष है उसमें इसका एक प्रिंट आउट निकाल करके आप चस्पा कर लीजिए दीवार पर। दिल और दिमाग पर हमेशा रहना चाहिए कि ये हमारे पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में इतने यूनिट हैं और इस यूनिट में इतने चैप्टर हैं। ये पहले से ही पता होना चाहिए, आपको आए या नहीं आए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपको इस पाठ्यक्रम से करना है। पाठ्यक्रम की प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने अध्ययन कक्ष में चस्पा कर लें। मैं यहां पाठ्यक्रम को डिस्कस अलग वीडियो में मैंने किया है, लेकिन मैं फिर एक बार दोबारा बहुत ही ब्रीफ में आपको दोस्तों पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है। देखिए, आपके यहां जो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, मुख्य रूप से सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th का लेवल। सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल से 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा? प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल 110 नंबर जो होंगे, उनका जो लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल होगा।
आरपीसी पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन लेवल, बीए या बीएससी, या अपन यूं कहें कि यूजी से 55 क्वेश्चन होंगे, 110 नंबर। प्रत्येक क्वेश्चन वही 2 नंबर का होगा। तीसरी जो स्टेज होगी वो पीजी लेवल यानी एमए लेवल पर होंगे, वहां से 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 20 नंबर होंगे। इस तरह से केवल अगर अपन यहां ज्योग्राफी की बात करें तो मित्रों ज्योग्राफी के यहां 120 क्वेश्चन बनते हैं, और अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल 240 मार्क्स ज्योग्राफी के हैं, और रिमेनिंग 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होंगे, वही 2 नंबर के हैं, और टोटल 60 नंबर होंगे प्लस 60। इस तरह से देखिए जो ज्योग्राफी का जो प्रश्न पत्र होगा विद साइकोलॉजी जो होगा वो 300 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का होगा। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग है। यहां एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि अगर आपने गलत कर दिया तो कटेंगे, यदि आपने खाली छोड़ दिया तो उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। ये थोड़ा आप दिमाग में ध्यान रखें, क्योंकि इसमें कभी कभी बच्चा बहुत ज्यादा सही करने के बावजूद भी और गलत अगर उसने कर दिए तो उसका सिलेक्शन से वो वंचित हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग वाले पैटर्न पर ध्यान देने वाली बात यही है। तो ये तो एक तरह से अपन क्वेश्चन एंड मार्क्स के क्लासिफिकेशन की बात की है, लेकिन सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए इसमें जो कंटेंट है, यहां मैंने टोटल 13 यूनिट डिवाइड किए, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी की जियोमॉर्फोलॉजी, मैं अभी इनकी डिटेल व्याख्या यहां नहीं करूंगा। कौन कौन से इस जियोमॉर्फोलॉजी में कंटेंट है वो यहां सब कुछ दिया हुआ है, वो अपन अलग से यहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में ये जो कंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए कि जियोमॉर्फोलॉजी में क्या कंटेंट है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी बात की थी कि 12th लेवल से संबंधित और पीजी लेवल से संबंधित और एमए लेवल से संबंधित ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा विगत वर्षों का जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का, जिसमें विशेष तौर से व्याख्याता के जो बैच हमने पढ़ाए हैं, बैच जो चयनित हुए हैं राजस्थान में, उनके साथ अनुभव यह है कि जैसे कि आप यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं तो यह न सोचें कि केवल आप 12th तक पढ़ करके छोड़ दें। हो सकता है परीक्षक उससे संबंधित कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको कंप्लीट आना चाहिए, चाहे वो 6th क्लास का हो, चाहे वो एमए लेवल का हो, वो टॉपिक कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, उसके बेसिक फंडामेंटल आपके पूरे क्लियर होना चाहिए। कैसे भी प्रश्न आए अर्थ इंटरेस्ट से संबंधित, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे वो इधर आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का हो, चाहे स्कूल लेक्चर का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीट में आया हो, विगत जो भी प्रश्न पत्र इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं वो आपको पता होना चाहिए। मीन्स आपकी जो स्टडी है, मैं कहूंगा लो से हाई तक होनी चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक होनी चाहिए। आप बिल्कुल एलकेजी से लेकर के अर्थ इंटीरियर को एलकेजी से लेकर के पीजी तक खींच के ले जाइए। जो भी ये चैप्टर दिए हुए हैं उनके साथ ऐसा ही आपको क्रियान्वयन करना है। तो इसमें आपके जियोमॉर्फोलॉजी के जो भी कंटेंट है वो सामने दिए हुए हैं। दूसरा आपका जो है इसमें क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है। नेक्स्ट इसमें ओशियानोग्राफी है। नेक्स्ट इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन यहां से आउटपुट होंगे। अब इंडिया जो ज्योग्राफी है उसमें कुछ तो बेसिक बातें हैं, कुछ फंडामेंटल है, लेकिन कुछ तथ्यात्मक है। जितने भी जो तथ्यात्मक है उसको अपडेशन करना है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने समय समय पर जो आर्थिक समीक्षा जो जारी करती है, चाहे वो फॉरेस्ट की रिपोर्ट हो, चाहे मिनरल्स की हो, चाहे एग्रीकल्चर के आंकड़े हो, उन सबको इनके साथ अपन को अपडेट करना है।
अपडेशन के साथ इसको अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल जो भी चैप्टर है वो सामने है। नेक्स्ट इसमें कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। नेक्स्ट अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल। नेक्स्ट जनसंख्या भूगोल। नेक्स्ट राजस्थान ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कार्टोग्राफी। नेक्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। नेक्स्ट भौगोलिक विचारक, बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकर्स वाला पार्ट है ये, भौगोलिक विचारक। नेक्स्ट पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखिए, मैंने आपके सिलेबस को 13 यूनिट में डिवाइड किया है। मैंने आपके सिलेबस को 12th यूजी और पीजी, अगर वो ज्योमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड तो वहां एक साथ सेट कर दिया है। एक तरह से अपन यूं कहें कि आपके पाठ्यक्रम में टोटल 13 यूनिट है और 13 यूनिट का एक क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, आपका अलग से एक नोट्स मेंटेन होनी चाहिए। तो ये तो सिलेबस, मैं भी सिलेबस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि 13 यूनिट है और उन यूनिट में क्या क्या कंटेंट है वो आप देखेंगे, आप स्वयं देखेंगे। अब इसमें यह है कि सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम का पता हो गया कि ये हमारे पाठ्यक्रम है, ये इतनी यूनिट है। इस पाठ्यक्रम को हम किन किन रेफरेंस बुक से पढ़ें, प्रमाणिक जो किताबें हैं, टेक्स्ट जो बुक हैं वो एक एक होनी चाहिए, एक एक प्रमाणिक बुक होनी चाहिए। हम किन किन से पढ़ें, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें मैं जो नेक्स्ट जो बात करूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि ठीक है, आपको पाठ्यक्रम का पता चल गया कि सिलेबस ये है, लेकिन ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टेक्स्ट बुक कौन कौन सी पढ़े। बिना हथियार युद्ध नहीं जीत सकते दोस्तों। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्लियर करने के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत अनिवार्य है। आप गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी लेने जा रहे हैं, उस पद पर पदस्थापन लेने जा रहे हैं, आपको टेक्स्ट बुक का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि केवल आप एक ही टेक्स्ट बुक पढ़िए, ये नहीं कि फिजिकल ज्योग्राफी की आप 4 किताबें लाके रख लिए, ओशनोग्राफी की अलग से 4, ह्यूमन ज्योग्राफी की 4, राजस्थान भूगोल की 4। नो, ये गलती कभी नहीं करना है। केवल एक सिंगल किताबें लाके रखनी है और उन सिंगल किताबों को बार बार पढ़ना है। मैं तो कहता हूं कि 10 बार पढ़ लीजिए आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद हो या नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूं 10 बार रिवाइज कर दीजिए फिजिकल ज्योग्राफी को। फिजिकल ज्योग्राफी रिवाइज करते इसका मतलब ज्योमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी स्वतः ही तैयार। लिखना नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख के पता चल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक इंपोर्टेंट है कि हम स्कूल व्याख्याता के लिए कौन सी टेक्स्ट बुक करें। हमारे पूर्व जो छात्र, जो काफी छात्र बहुत बड़ी तादाद में जो सिलेक्शन लिए हैं और जो हमने पूर्व उनको जो सुझाव दिए हैं, उनके आधार पर जो वर्तमान में जो बहुत बढ़िया टेक्स्ट बुक है, बहुत अच्छी, बेस्ट हो सकती है, इजी लैंग्वेज में जो लिखी हुई है, उनकी दो दोस्तों में डिस्कस कर लेता हूं। उनको आप विशेष तौर से देखेंगे। यहां पर्टिकुलर अपन टेक्स्ट बुक के संदर्भ में जो बात करने जा रहे हैं, देखिए आप यहां जो पढ़ेंगे इन किताबों का सहारा लेंगे। भारत का भूगोल बहुत अच्छी किताब है, माजिद हुसैन। हालांकि मार्केट में और भी किताबें हैं, लेकिन आप माजिद हुसैन एक रिकमेंड किताब है, यूजीसी नेट जेआरएफ कॉलेज लेक्चर में डायरेक्ट यहां से प्रश्न आते हैं, इसलिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नया अपडेशन आप लेंगे। राजस्थान का भूगोल के लिए एचएम सक्सेना, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये प्रमुख किताब है, गवर्नमेंट की किताब है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का पब्लिकेशन है। आप इसको टेक्स्ट बुक में रखिए, ठीक है। जो आंकड़े हैं वो राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उससे अपन अपडेट करेंगे। इधर भारत सरकार की जो आर्थिक समीक्षा है उससे इसके जो भी आंकड़े हैं उसी के साथ अपन अपडेशन करेंगे।
इसके भी उसके साथ अपडेशन करेंगे ये, लेकिन जो बेसिक जो फंडामेंटल है वो दोस्तों आप यहां से तैयार करेंगे। नेक्स्ट, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, इसकी बहुत अच्छी पुस्तक आती है एस.डी. मौर्य, इलाहाबाद पब्लिकेशन की है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास एस.डी. मौर्य। और बहुत इंपॉर्टेंट है, करीबन 8-10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हालांकि वो जो चैप्टर पूरी नहीं पढ़नी है, मैं ये जो किताबें बता रहा हूं ये आपको पूरी नहीं पढ़नी है, जो चैप्टर हमारे सिलेबस में दिया है केवल उसी को पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, टिक कर लें आप। नेक्स्ट, प्रायोगिक भूगोल के लिए आपके इसमें स्केल, प्रोजेक्शन और मीन मोड मीडियन कोरिलेशन ये है, तो वो केवल आप इसके लिए पर्याप्त है जेपी शर्मा की किताब, इसका दोस्तों कोई विकल्प नहीं है। और इसके अलावा आप फिजिकल ज्योग्राफी समिंदर सिंह, बस बहुत अच्छी किताब है, इसको रट के रख दीजिए आप। समिंदर सिंह दोस्तों एक साथ ये 3 किताब करेगी पूरी। समिंदर सिंह जलवायु विज्ञान पूरा करेगी, भूआकृति विज्ञान पूरा करेगी, ओशियनोग्राफी पूरी करेगी, समुद्र विज्ञान, तीनों किताब, तीनों जो यूनिट है वो 3 यूनिट है इसमें, एक साथ 3 यूनिट है। नेक्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत अच्छी लैंग्वेज में नई किताब आई है एस.डी. मौर्य की, एस.डी. मौर्य साहब की नई किताब है ह्यूमन ज्योग्राफी, आप इससे पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए आपके पास एक एटलस होना जरूरी है, कोई भी ऑक्सफोर्ड का एटलस, नवीनतम एटलस होना चाहिए, एटलस का ज्ञान बहुत जरूरी है, एटलस जरूर परचेज कर लें, मैं व्यक्तिगत सुझाव दूंगा, इससे काफी बातें क्लियर होती भी चलेगी। वर्ल्ड वाइज है और कंट्रीज वाइज है, स्टेट वाइज है, पूरा आपको पता होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड के कौन कौन से देश कहाँ लोकेशन, उसको एक बार आप कर लें। हमारे भारत के स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान के जिले वगैरह, इन सबकी मैपिंग करने आना चाहिए, बिना देखे बनना आना चाहिए। आप एटलस का सारा जरूर लें, एटलस परचेज कर लें। और एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th का कलेक्शन है, दृष्टि पब्लिकेशन की बहुत अच्छी किताब है, भारत और विश्व भूगोल के नाम से ये आ रही है, इसका नया अपडेशन है, बहुत अच्छी किताब है, 6 से लेकर 12th तक पूरा अपडेशन है, आपको अलग अलग किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप खरीद लिए। इसके अलावा आप वर्तमान में जो 11th और 12th में जो राजस्थान बोर्ड की तरफ से जो किताबें चल रही है वो एनसीईआरटी की ही चल रही है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से जो किताबें जो चल रही है 11th और 12th ज्योग्राफी, वो किताबें भी परचेज कर लीजिए। बस दोस्तों ये करीबन 8 से लेकर 10 किताब, इसके अलावा आपके अध्ययन कक्ष में और दूसरी किताब होनी नहीं चाहिए, और केवल फिर उसके बाद में आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स आप हमारी जो क्लास ऑनलाइन जो क्लास चलेगी उस क्लास की पीडीएफ को देख करके, इन किताबों को देख करके फाइनल नोट्स आप स्वयं तैयार करेंगे कि कहां और क्या हो सकता है, कितना और प्लस हो सकता है, वो स्वाध्याय आप दोस्तों आप स्वयं करेंगे। तो देखिए यहां जो हम आप जो यहां बात करने जा रहे हैं, पाठ्यक्रम आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, स्कूल लेक्चरर का हम कौन कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ें, ये आपको पता होना चाहिए। जो मैंने बता दी है कि 8-10 किताबें हैं, ये परचेज कर लें, आज ही परचेज कर लें यदि आपको सफल होना हो। इसके बाद में जब आप ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट आता है क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें। मैं तो कहता हूं कि मान लीजिए आपको एमए किए हुए या बीएड किए हुए आज 5 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये समझे कि मैंने एलकेजी प्रथम क्लास में एडमिशन लिया है, कुछ नहीं, सीधा सिलेबस निकालिए और किताबें निकालिए और हमारी ऑनलाइन क्लास रेगुलर ज्वाइन कर लीजिए या ऑफलाइन क्लास रेगुलर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है, शुरुआती तौर पर मान लीजिए आपने ज्योमॉर्फोलॉजी उठा ली, ज्योमॉर्फोलॉजी का पहला चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, या मैं ये कहूंगा कि अगर बेसिक समझना हो तो अपन को जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर जाना पड़ेगा। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आप पहले हमारे वीडियो से पढ़िए या ऑफलाइन क्लास में पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसको 2 बार नहीं 10 बार पढ़िए, अनलिमिटेड है, कई बार पढ़िए, पीडीएफ देखिए, और उसके बाद एक बार जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल जो दिया हुआ है उसको पढ़िए, और उसके बाद में हमने जो ऑनलाइन जो टेस्ट दे रखा है उस टेस्ट को कीजिए। आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि पढ़ने का तरीका क्या होगा, स्वतः ही पता चल जाएगा कि हमें, क्योंकि जो क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट में वो क्वेश्चन है जो विगत किसी न किसी परीक्षा में, आरपीएससी में या यूजीसी नेट में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में
कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैं उसको याद कैसे करूं। याद करने का एक ही तरीका दोस्तों, स्कूल व्याख्याता के विद्यार्थियों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप कहीं भी चैप्टर को किसी भी बुक से पढ़ें तो उसको कम से कम 3 से लेकर 5 बार पढ़िए। मान लीजिए आप सविंदर सिंह पढ़ रहे हैं और उसका पहला ही चैप्टर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़िए, तो आप 3 बार रिवीजन कीजिए। आप उसके बाद में हमारा ऑनलाइन जो वीडियो डाला हुआ है उसको आप 3 बार सुनिए। उसके बाद में आप अपने नोट्स, हमारी जो पीडीएफ उसको देख करके नोट्स बनाइए। किताब की मदद लीजिए, केवल एक ही किताब की मदद लेनी है, और उसके बाद में फिर आप टेस्ट सीरीज हल कीजिए। यानी पहले आपको स्वयं को स्वाध्याय करना है। पहले किताब जो मैं टेक्स्ट बुक बता रहा हूं उसको देखना है, उस चैप्टर को, सभी चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। चैप्टर पढ़ने के बाद आप हमारा वीडियो ध्यान से सुनिए। तीसरी स्टेप में आप हमारी पीडीएफ जो नोट्स प्रत्येक चैप्टर के बाद में लगी हुई है आप उसको ध्यान से देखिए। और चौथी स्टेज में आप दोस्तों अपनी क्लास नोट्स, मतलब जो 13 मैंने पहले बता दिया है कि मैंने 13 यूनिट में डिवाइड किया आपका सिलेबस को, तो मैं कहता हूं 13 रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। आप करीबन 100 से लेकर 125 पेज के 13 रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, और एक एक रजिस्टर में कंटेंट वाइज जो चैप्टर दिए हुए हैं उनकी डिटेल करते हुए चलिए। पहले जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल है या पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना है, तो उसके संदर्भ में आप स्वयं नोट्स बनाइए। आप बुक की मदद, जो टेक्स्ट बुक है उसकी मदद लेवें, प्लस जो वीडियो के साथ जो पीडीएफ है उसकी मदद लेवें, और फिर नोट्स बनाइए। आप नोट्स बनाने के बाद आप दोस्तों हाथों हाथ ऑनलाइन जो टेस्ट जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है उसको आप हल कीजिए। तो पढ़ने का तरीका ये कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पढ़ना उसको जो परीक्षा में आए, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें केवल हमारा इम्तिहान क्लियर करना है, हमें केवल परीक्षा केंद्रित पढ़ना है, अनावश्यक नहीं पढ़ना है। वो चैप्टर नहीं पढ़ना है कि जो हमारे सिलेबस में नहीं है और जबरदस्त हम पढ़ते रहे। रिसर्च मेथोडोलॉजी ज्योग्राफी में नहीं है, कल्चर ज्योग्राफी हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, कंप्लीट हमारे जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। अनावश्यक उस पार्ट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम जो होगा, जो परीक्षक जो एग्जाम जो इसमें जो प्रश्न पत्र का जो निर्माण करेगा वो दोस्तों सिलेबस को देख करके करता है। आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए सिलेबस पर ही केंद्रित रहें आप और उसी को बार बार पढ़ें। ये मैं बार बार जोड़ दूंगा कि जो चीज पढ़ी है उसको 10 बार पढ़िए आप, और जो तथ्य हैं उसको आप एक रजिस्टर में वहां चैप्टर वाइज नोट कर लीजिए। तथ्य आप और हम सभी भूलते हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है, लेकिन उनको बार बार अभ्यास करने से दोस्तों वो परमानेंट मेमोरी में चले जाते हैं और परीक्षा के समय में तुरंत ही आ जाते हैं। बेसिक जो फंडामेंटल के संदर्भ में जो बातें हैं वो बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, प्रत्येक जगह क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। जो भी प्रिंसिपल या सिद्धांत किसने दिए हैं, कब दिए हैं, वो चीज आपको याद होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जैसे आप किताब पढ़ेंगे, जैसे वीडियो देखेंगे, पीडीएफ नोट्स हमारे देखेंगे, तो उससे मालूम चल जाएगा कि बस इस चैप्टर का ये दायरा है और इस चैप्टर से संबंधित ये प्रश्न होते हैं। और इन प्रश्नों को जब हम ऑनलाइन सॉल्यूशन करते हैं तो राजस्थान में मेरी रैंक ये आती है। रैंक आपको बता देगी कि मुझे और कितना पढ़ने की जरूरत है। टेस्ट हमेशा स्वयं का मूल्यांकन करता है, टेस्ट से डरे नहीं, टेस्ट बार बार देवें ताकि आपका मूल्यांकन होता चले कि मुझे और कितना पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों इसमें आप ये विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, सभी की परीक्षा एक साथ होगी, जब भी होगी 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जब भी राज्य सरकार दिशा निर्देश देगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि समय सबके लिए बराबर है। 24 आवर्स आपके पास है, 24 आवर्स दूसरे छात्र के साथ है, लेकिन एक छात्र सिलेक्शन ले रहा है, दूसरा छात्र सिलेक्शन नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जो 24 घंटे हैं, मैं ये कहूंगा कि कम से कम दिन प्रतिदिन स्कूल व्याख्याता बनने के लिए कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे का स्वाध्याय होना जरूरी है। अगर कोई लड़का ईमानदारी के साथ आज से ही परीक्षा तक 6 से लेकर 8 घंटे ईमानदारी के साथ पढ़ रहा है तो मैं दावे से कहता हूं कि उसका सिलेक्शन 101% होगा। अब 6 से 8 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यू 8 घंटे बैठ गए, 6 घंटे कंटिन्यू बैठ गए। मैं तो ये कहूंगा
कि दोस्तों हर व्यक्ति की अलग अलग स्टेमिना होती है, आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लें। भले आप आधा घंटे बैठे लेकिन ईमानदारी के साथ आधा घंटे पढ़िए आप, उसके बाद चाहे रेस्ट कर लें। फिर आप 1 घंटा बैठ रहे तो 1 घंटा बैठ जाइए। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है या रात को जल्दी पढ़ना है, सोना ना हो। मैं ये कहूंगा कि जब भी आपको अनुकूल लगे, 24 घंटे में जो भी समय आपके लिए अनुकूल लगे उसी समय आप किताब लेके बैठ जाइए आप। लेकिन ये जरूर देख लें कि 24 घंटे में क्या मैं टोटल 6 से लेकर 8 घंटे पढ़ रहा हूं या पढ़ रहा हूं, वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपने समय का प्रबंधन करें। एग्जाम तक मैं कहूंगा कि आप असामाजिक प्राणी बने रहें। समाज और रिश्तेदार, इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समाज और रिश्तेदारों से केवल बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, केवल आप अपने पढ़ाई का ही ध्यान रखें। दूसरी बातों पर अनावश्यक ऊर्जा खर्च नहीं करें। आपकी ऊर्जा केवल एक ही जगह खर्च करनी है, समय प्रबंधन और जो विजन जो आपने निर्धारित किया है उस पर खर्च करनी है। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की बहुत महत्ता है। यहाँ पर विजन एक हो, लक्ष्य एक ही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई छात्र 2 से लेकर 10 तक परीक्षाएं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं। कोई एलडीसी की भी तैयारी कर रहा है, एलडीसी का भी फॉर्म भर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड का भी फॉर्म फिलअप कर रहा है, कोई अलग आईएएस की भी तैयारी कर रहा है, कोई आरएस की भी तैयारी कर रहा है। मतलब उसका विजन क्लियर ही नहीं है कि मुझे बनना क्या है। अगर आप आईएएस की तैयारी करें तो दोस्तों आईएएस की तैयारी करें। आप यदि स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें तो स्कूल लेक्चरर की ही करें, दूसरे की नहीं करें। आप ग्रेड सेकंड को टारगेट करते हो तो ग्रेड सेकंड को विजन रखिए आप। कहने का मेरा मतलब यह है कि एक सदे सब सदे और सब सदे सब जाए, वो वाली कहावत दोस्तों यहां प्रासंगिक होती है और सत्य है। एक ही टारगेट कर ले, एक ही विजन, एक ही लक्ष्य हो कि मुझे स्कूल लेक्चरर बनना है, मुझे 3rd ग्रेड नहीं बनना है, मुझे 2nd ग्रेड नहीं बनना है। अन्यथा दोस्तों ध्यान दे लें, सबके पाठ्यक्रम में आंशिक अंतर होता है। ग्रेड 2nd का पाठ्यक्रम अलग है, ग्रेड 3rd का अलग है, ग्रेड 1st का अलग है, आईएएस का सिलेबस अलग है, आरएस का अलग है, एलडीसी का अलग है, बैंक का अलग है, एसएससी वगैरह सबके अलग है। उस निर्धारित पाठ्यक्रम में ही आप तैयार होकर विजन एक रख करके तैयारी करें। मैं 101% कह रहा हूं कि आप निर्धारित समय में अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं भावी स्कूल व्याख्याताओं से यह निवेदन करूंगा, यह अपील करूंगा कि वास्तव में अगर स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हो तो दिमाग में और सब वैकेंसी निकाल दीजिए कि मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो केवल स्कूल व्याख्याता के लिए जन्म लिया है, मैं 3rd ग्रेड के लिए नहीं बना हूं, मैं बैंक, एसएससी, एलडीसी इनके लिए नहीं बना हूं, मैं केवल स्कूल व्याख्याता के लिए बना हूं। आपका विजन क्लियर हो और केवल विजन एक ही हो कि मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है, चाहे पद कितने ही जारी हो, उसमें एक पद मेरा है। ये सोच आज ही डेवलप कर लें। नेक्स्ट, स्वरचित नोट्स। दोस्तों वही बात आ गई, अभी जैसे पाठ्यक्रम के संदर्भ में बात की है अपन ने कि जो भी कंटेंट लिया है उस कंटेंट की, हालांकि ऑनलाइन में हमने पीडीएफ दिए, वो नोट्स एक तरह से हमारे हो गए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप हमारे नोट्स को देख करके आपके स्वयं के नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि हमारे नोट्स तो पूरी पब्लिक पढ़ रही है, पूरा राजस्थान पढ़ेगा। इसका मतलब पूरे राजस्थान के बच्चों का सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे नोट्स पढ़ करके तो उनका लेवल हाई तो हो गया, लेकिन वो सभी इक्वल आ गए। ऊपर कौन राइज करेगा? जो हमारे नोट्स में कम से कम 5 से 10% और ऐड कर दे, एक्स्ट्रा चीज और ऐड कर दे। जैसे 5 से 10% ऐड करेंगे ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाती, इसका मतलब फाइनल उनका सिलेक्शन। यानी हमारे नोट्स तो आपके पास आ ही गए, जो भी हमने बातें की, लेकिन आपके पास 5 से 10% स्टडी मटेरियल आपने अपने स्वाध्याय से और ऐड कर लिया। इसका मतलब यह है कि दोस्तों आप अन्य छात्रों से ऊपर उठ गए और आप सिलेक्शन के हकदार बन गए। इसलिए मैं स्कूल व्याख्याता के सभी विद्यार्थियों को हिदायत देना चाहता हूं कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाइए, दूसरों के नोट्स पर आधारित नहीं हो। टेक्स्ट बुक और हमारी जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको बेस मान करके आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। हालांकि नोट्स तैयार करने, जैसे ज्योमॉर्फोलॉजी के नोट्स तैयार करने में हो सकता है आपको 2 माह का समय लग जाए, लेकिन जब नोट्स तैयार हो जाएंगे तो एक दिन वो आएगा कि 2 घंटे में केवल आप रिवीजन कर दे, पूरे कंटेंट आपको एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। मटेरियल इकट्ठा रहेगा। जब मटेरियल इकट्ठा रहता है तो दिमाग एक तारतम्यता के साथ, एक क्रमबद्धता के साथ उनको क्रम से
अपनी मेमोरी में परमानेंट कर लेता है कि इस चैप्टर के बाद या इस कंटेंट के बाद इस कंटेंट में ये होता है। बेसिक कंसेप्ट ही नहीं बल्कि कई जो तथ्यात्मक बातें आती है वो भी हमारी मेमोरी में एक सीक्वेंस में आ जाती है, उनमें कई विरोधाभास होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे के फंडामेंटल क्लियर, बच्चे के तथ्यात्मक जो भी बातें हैं वो भी दिमाग में सीक्वेंस रहती है। इसलिए मैं जोर दूंगा कि आपके संरचित नोट्स तैयार होना बहुत जरूरी है अगर ग्रेड फर्स्ट बनना है तो। नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों बहुत शानदार है। ऐसा नहीं कि सभी कोचिंग करने वालों का सिलेक्शन होता है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। मैं स्वयं दूर दराज ग्रामीण देहात से बिलोंग करता हूं और दोस्तों ये मूल मंत्र तो मैंने भी अडॉप्ट किया था और इस मूल मंत्र के परिणाम स्वरूप आज मैं राज्य सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूं। हम लोग जब तैयारी करते थे तो समूह में करते थे, 4-5 लड़के मिलकर तैयारी करते थे। जैसे कोई भी हमने चैप्टर तैयार कर लिया, जैसे वायुमंडल और जलमंडल के विकास के संदर्भ में हमने पढ़ा, तो हम सभी बच्चे मिलकर के पहले डिस्कस करते थे पढ़ने के बाद कि ऑक्सीजन गैस इस वायुमंडल में कब आई, पृथ्वी का प्रारंभ में वायुमंडल कैसा था, क्या वर्तमान वायुमंडल और प्रारंभिक वायुमंडल एक ही था, यहाँ जीव की उत्पत्ति कब हुई, या ऑक्सीजन की प्रक्रिया किस प्रकार हुई, या फोटोसिंथेसिस कब हुआ, डीगैसिंग की प्रक्रिया कब हुई, वोल्केनो इरप्शन कब हुआ। ये बातें हम जब 4-5 लड़के मिलकर के संबंधित सब्जेक्ट के जब करते हैं तो दोस्तों बड़ा मजा आता है, परिमार्जन होता है, कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन होते हैं वो भी दूर होते हैं। तो आप सदैव कम से कम 2 से 4 बजे 2 से 4 बच्चे, ठीक है, रूम अलग अलग रखिए, अलग अलग पढ़िए, लेकिन 1 घंटा आप एक जगह निर्धारित कर लें दिन प्रतिदिन कि हमें 1 घंटा डिस्कशन करना है। आप अलग अलग चैप्टर देख सकते हो या एक साथ बैठ सकते हो कि आइए दोस्तों कल सब आप वायुमंडल पढ़ के आएंगे और सब एक दूसरे के क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। आप उष्मा बजट पढ़ के आएंगे, एक साथ बैठ जाइए। आप मास मूवमेंट पढ़ के आएंगे, एक साथ बैठ जाइए, जो भी क्वेश्चन एक दूसरे के साथ क्रॉस कीजिए, बड़ा मजा आएगा। ग्रुप डिस्कशन करने से याददाश्त बढ़ती है, फंडामेंटल क्लियर होते हैं, तथ्यात्मक बातें जल्दी याद रहती है और एक उत्साह बना रहता है, एक उमंग बनी रहती है, एक निरंतरता बनी रहती है। बच्चा कभी हतोत्साहित नहीं होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करते करते बच्चा लगभग 23 प्लस 24 5 या कोई 2018 की परीक्षा में अगर सफल विद्यार्थी तो हो सकता है वो 30 प्लस भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, परीक्षा क्रैक करने में टाइम लगता है, हतोत्साहित नहीं होना है, लेकिन जब तक परीक्षा नहीं हो तब तक अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है, एक अच्छी कंपनी बना करके रहना है और उसके साथ हमेशा अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको परमानेंट अपना हथियार बना लें। जिस तरह से मैंने नोट्स बताए उसी प्रकार से ग्रुप डिस्कशन भी 2-3-4 बच्चों के साथ नियमित रूप से परीक्षा तक होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन कर लिए 2 दिन सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लगातार अभ्यास। यह लगातार अभ्यास का मतलब यह है कि आपने वही बात कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो सुन रहे हैं, पीडीएफ नोट्स बना रहे हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर रहे, उनका अभ्यास नहीं कर रहे, तो फिर आपकी पढ़ाई निरर्थक। चैप्टर वाइज निरंतर लगातार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास करना है, लगातार आपको टेस्ट देना है, लगातार आपको और ज्यादा देखना कि अब क्या हो सकता है, लगातार मॉडल टेस्ट, संभावित टेस्ट पेपर सोल्व करना है, लगातार अभ्यास होना चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे मेरा मानना है कि आपका दिमाग और फर्टाइल हो जाएगा और उपजाऊ हो जाएगा। हमारा दिमाग असीम है, प्रत्येक लड़के में असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा है। उस ऊर्जा का उपयोग जब होगा जब आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार सेल्फ अध्ययन कर रहे हैं, लगातार ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, लगातार टेस्ट से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से दोस्तों आप सफलता की कगार पर होंगे। नेक्स्ट, ऑलवेज बी पॉजिटिव। दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है।
आप तो ये समझ लें, आज से समझ लें कि मैं स्कूल व्याख्याता बन गया हूं, बनूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे रोक दे। ये आपके मानस पटल पर पहले ही आ जाना चाहिए कि यस, निश्चित रूप से एक पद मेरा है पॉजिटिव। और जितने भी जो नेगेटिव लोग हैं उनसे हमेशा दूर रहिए, जो आपको हतोत्साहित करते हैं। आपकी मित्र मंडली में कोई भी अगर आपको हतोत्साहित करता है, आप उनसे दूर रहिए। ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल मत रहिए। उन्हीं लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जो पॉजिटिव सोचते हैं, आपको पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में, नकारात्मक लोगों के संपर्क में बिल्कुल मत रहिए। पहले से दिमाग में क्लियर कर लें, निश्चित रूप से मेरा सिलेक्शन होगा। दोस्तों, यहां एक बात प्रासंगिक होती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बिल्कुल सही है। अगर मन ने जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया, और मन ने ही अगर आप पहले हार मान ली तो दोस्तों युद्ध में जाने से पहले हार गए। आप तो युद्ध नहीं लड़ा, मीन्स एग्जाम नहीं दी और पहले ही कह दिया कि नहीं मैं सफल हो रहा हूं, तो दोस्तों फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें, ऊर्जावान रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें और ऊर्जा को सही दिशा में काम में लेवें। नेक्स्ट, देखिए एक सेकेंड। दोस्तों, ये बातें अपनी हो चुकी है। अभी हमारा ऑफलाइन कोर्स और ऑनलाइन कोर्स दोनों स्कूल व्याख्याता का चल रहा है। ऑनलाइन कोर्स में जो हम फीचर्स दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस कोर्स की वैलिडिटी जब भी आप परचेज करेंगे, परचेज करने से लेके 1 वर्ष तक रहेगी। छात्र की परिस्थिति के अनुसार इसको बढ़ाया भी जा सकता है। हमेशा जो फैसला होगा वो छात्रित में होगा। दूसरी बात, प्रत्येक जो टॉपिक वाइज जो वीडियो कंटेंट जो उपलब्ध करवाए गए हैं उनको आप अनलिमिटेड, आप 10 बार, 20 बार, 50 बार एग्जाम तक पढ़ सकते हो। रिकॉर्डिंग वीडियो अनलिमिटेड सुविधा रहेगी। प्रत्येक जो वीडियो है उसके क्लास नोट्स की PDF यहाँ पर उपलब्ध है। उसी के साथ लगभग 100+ टॉपिक वाइज ऑनलाइन यहाँ पर हम टेस्ट लेंगे और पूरे सिलेबस पर आधारित RPC पाठ्यक्रम के पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को देखते हुए ऑनलाइन करीबन 25 टेस्ट लेंगे। सभी जो टेस्ट सीरीज है वो PDF में उपलब्ध, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और वीडियो डाउनलोड करने की जो सुविधा है, आप मोबाइल पर भी देख सकते हो, लैपटॉप पे भी देख सकते हो, कंप्यूटर भी देख सकते हो, एनीवन कोई भी जो डिवाइस है उस पर आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड, एप्लीकेशन इसमें मोबाइल में की तो मोबाइल में देखें, आप सभी डिवाइस में आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा जो स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस है उसको दोस्तों मैंने इस तरह से डिवाइड किया है, पाठ्यक्रम विश्लेषण से लेकर के राजस्थान का भूगोल, ये अभी जो अपन बात कर चुके हैं, ये आपके पूरे यूनिट है, करीबन 13 यूनिट है, इसको मैंने अलग अलग दिया है। और पूरे पाठ्यक्रम को एक प्रारूप दिया गया है, उस प्रारूप के अकॉर्डिंग हमने किया गया है। आप हमारी जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे तो इसमें जो ऑनलाइन कोर्स वाले हैं वो जितने भी जो बच्चे हैं, हमारे काफ़ी बच्चे नौकरी कर रहे हैं, सिलेक्शन पहले भी ले चुके हैं, आगे भी सिलेक्शन लेंगे। इसमें हमारे जैसे सबसे पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी लिया, आप एप्लीकेशन खोलेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में जितने भी कंटेंट आपको इस तरह से दोस्तों मिलेंगे देखने के लिए, इस तरह से आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे। ये कंटेंट मिल गए। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर दिया हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को का वीडियो मिलेगा, फिर उसकी PDF मिलेगी उसी के साथ, मतलब उसका जो वीडियो है पहले वीडियो मिलेगा, उसके साथ अटैच है PDF, क्लास PDF नोट्स, उसी के जस्ट बाद में टेस्ट
अटेंशन। यानी ये तीन जो फीचर्स है, वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट, वो एक साथ ही मिलेंगे। इस तरह से सभी के, जैसे ज्वालामुखी है, अर्थक्वेक है, सभी के, जैसे आप इधर देखिए, जैसे आपने वोल्केनो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा, आपने वोल्केनो वाला चैप्टर पढ़ा, मैं ये एप्लीकेशन के फीचर्स बता रहा हूं आपको यहाँ। तो जैसे ही वोल्केनो हो सकता है 3-4 पार्ट में हो, जैसे यहाँ हमारे 4 पार्ट में हमने वोल्केनो, तो वोल्केनो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे फ्लड टेक्निक पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, मतलब जो चैप्टर है उसको हमने 3-4-5 भागों में डिवाइड किया है, सीक्वेंस में, क्रमबद्ध में। अब जैसे वोल्केनो जैसे पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट फर्स्ट के पीडीएफ इसके साथ ही आपको अटैच मिल जाएगी, साथ ही साथ। मतलब वीडियोस कंटेन आर अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ सेक्शन ऑफ टॉपिक, जो सेक्शन ऑफ टॉपिक दिए हुए हैं उनको सीक्वेंस में किया गया है, और उसके साथ के साथ उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यानी जैसे पार्ट 4 में ज्वालामुखी चल रहा है, तो उस ज्वालामुखी वीडियो के साथ में पीडीएफ भी है, और उसके साथ साथ में उसका टेस्ट भी है। पूरा जब ये हो जाएगा कंप्लीट, जब ये हो जाएगा तो टॉपिक वाइज देखिए, इसमें टॉपिक वाइज फाइनल क्या है, टेस्ट। जैसे कि वोल्केनो को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, ये वोल्केनो का डिवाइडेशन हो गया। तो वीडियो और पीडीएफ तो वहां मिलेगी, लेकिन फाइनल या लास्ट में इसके क्या मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा। तो बच्चों को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन में कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वहां का वहां मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट है इसके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, और आप अपने फाइल में आप इसको जमा लें, क्योंकि जब आप परीक्षा से पहले, महीने भर पहले जब रिवीजन करेंगे, तो फाइल में इस टेस्ट को रखेंगे और उसको बार बार रिवीजन करते हुए चलेंगे। इनका जो टेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं स्वयं ऑनलाइन आकर के एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम के समय। एग्जाम जब नजदीक रहेगी तब अपन लाइव क्लास आकर के करेंगे। इसके अलावा जो भी बच्चा ऑनलाइन टेस्ट परचेज करेगा, तो वो हमारे से दोस्तों डायरेक्ट क्यूरी भी कर सकता है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, हमारी टेक्निकल टीम से बात करिए, वो टेक्निकल टीम हमें आपके नंबर फॉरवर्ड कर देगी। आप, हमें ऐसी बात नहीं है, हम आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम की सोल्व करेंगे। कभी भी 24 आवर्स आप बात कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सक्सेस की जो स्टडी है, आज इतनी सब कुछ बातें कर ली। लास्ट में हमारा जो टेस्ट सीरीज है, फुली 100+ टेस्ट सीरीज होंगे, 25 फुली टेस्ट होंगे, आरपीसी पाठ्यक्रम पर होंगे, विगत प्रश्न पत्र का समावेश इसमें है, टेस्ट सीरीज की विस्तृत व्याख्या है, रिवीजन टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आपके पास है, टेस्ट स्वयं का मूल्यांकन होगा। देखिए, जब तक अगर हम कोई परीक्षा नहीं लेते हैं तो स्वयं का मूल्यांकन हो नहीं पाता है, टेस्ट देना तो बहुत जरूरी है। ये हमारे मेन फीचर्स इस तरह से हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास की जो है वो स्थिति में बात कर रहा हूँ, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासें हैं। आप इसमें हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड गूगल प्ले पर जाकर के आप हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दूसरी जो हमारा मेन उद्देश्य है, देखिए ऑनलाइन क्लास जो एप्लीकेशन जो लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जयपुर हर कोई विद्यार्थी आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ रहने करने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो दूर दराज देहात, विशेष तौर से जो बच्चे जयपुर आने में असमर्थ हैं या इतना पैसा नहीं दे सकते, तो वो घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं। या कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो नौकरी में होने की वजह से यहाँ जयपुर नहीं आ पाते। कई एलडीसी हैं, कई सेकंड ग्रेड टीचर हैं, कई थर्ड ग्रेड टीचर हैं, कहीं ना कहीं पदस्थापन कहीं ना कहीं राजकीय सेवाओं में है, पूरी राजस्थान में फैले हुए हैं। वो पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन लेकिन जयपुर आने में असमर्थ हैं। तो विशेष तौर से जो नौकरी वाले बच्चे हैं गवर्नमेंट में जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, प्लस जो दूर देहात में बहुत दूर बैठे हैं, जयपुर का खर्चा वहन नहीं कर पाते, उनकी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, उनकी बेहद मांग को देखते हुए हमने दोस्तों ऑनलाइन कोर्स ये लॉन्च किया है। और ऑनलाइन कोर्स में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। पूरा पाठ्यक्रम अकॉर्डिंग टू आरपीएससी एग्जाम से पहले पूरा का पूरा करवाया जाएगा। प्रत्येक टेस्ट की व्याख्या लाइव पर आपको एक्सप्लेन की जाएगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो टेक्निकल टीम के माध्यम से आप डायरेक्ट हमारी टीम से बात कर सकते हैं। यहाँ जो पूरा सिलेबस जो करवाएंगे, मैं डॉक्टर एसपी गोस्वामी एंड मेरे परम मित्र सम्मानीय डॉक्टर कौशलेंद्र शर्मा जी, वो हम दोनों मिलकर कराएंगे। कुछ पार्ट वो लेते हैं और कुछ पार्ट में लेता हूँ, दोनों मिलकर के पूरे सिलेबस को हम गति देंगे।
आपके जो सपने हैं उसको हम साकार बनाएंगे, आपके जो विजन है, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम जल्द हासिल कराएंगे। मैं तो कहूँगा कि आपसे आज से और एग्जाम तक का समय आप हमें दे दें, आज से लेकर के एग्जाम तक का समय आप हमें अर्पित कर दें। हमें जो कह रहे हैं वैसा आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। निश्चित रूप से आपके आने वाले जो 100 वर्ष हैं अच्छे होंगे, बड़े प्रफुल्लित होंगे, मंगलमय होंगे। निश्चित रूप से आप गजेटेड पद पर पदस्थापन लेंगे और एक अच्छी सपने आपके साकार होंगे। ये निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। दोस्तों, पुनः आप सभी छात्रों को दीपावली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। सभी भावी व्याख्याताओं को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि अगली दीपावली आपके लिए मंगलमय हो। आप अगली दीपावली के समय कहीं न कहीं राजकीय सेवाओं में स्कूल व्याख्याता के पद पर पदस्थापन लेते हुए दिवाली मनाएं। ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको ईश्वर से चाहता हूं कि ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ रहें और ईश्वर भी आपको और हमको आशीर्वाद देवें कि आपका लक्ष्य सही समय पर आपको प्राप्त हो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।